बिल्कुल सही वीडियो में आए आप लोग। देखिए, अगर आप लोग को अंग्रेजी कुछ भी नहीं आती है, आप अगर अभी 9वीं क्लास में हो, आप अगर अभी 10वीं क्लास में हो, आप अगर अभी 11वीं क्लास में हो और आप अगर अभी 12वीं क्लास में हो, और अगर आप लोग एमपी बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश राज्य, अगर आप मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को अंग्रेजी के पेपर में एक आता है डू अस डायरेक्ट। डू अस डायरेक्ट में आप लोग को अंग्रेजी ग्रामर आती है, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके टेंस से पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य के एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए इस वीडियो में पूरा का पूरा टेंस खत्म किया जाएगा। अंग्रेजी व्याकरण का पहला है टेंस, टेंस पूरा का पूरा खत्म किया जाएगा। और मैं लिख करके दे रहा हूं, अगर आप लोग अंग्रेजी में बिल्कुल गधे हो, आप लोग को अगर कुछ भी अंग्रेजी नहीं आती है, ये वीडियो अगर आपने शुरू से लेकर के आखिरी तक देख लिए, तो आप लोगों को अंग्रेजी की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से आप लोग की हो जाएगी और आप लोग का अंग्रेजी ग्रामर का एक पोर्शन टेंस पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करूंगा। इसी के साथ साथ ये वीडियो अगर आप शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा देख लेते हो तो, और अगर आप इसके नोट्स बना लेते हो और अगर आप समझ करके इसको तैयार कर लेते हो, तो इसके साथ आपको एक बेनिफिट और मिलेगा। आप लोग की अंग्रेजी ग्रामर तो तैयार होगी, लेकिन इसी के साथ साथ आप अंग्रेजी के इतने योग्य बन जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद कि अगर आपको कोई अंग्रेजी का न्यूज़पेपर देगा तो आप अंग्रेजी बोल तो नहीं पाओगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप उस अंग्रेजी के अखबार को आप अंग्रेजी में पढ़ करके आप उसको हिंदी में समझ जाओगे। आप हिंदी वाले सेंटेंस को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लोगे और अंग्रेजी के सेंटेंस को आप अपनी हिंदी भाषा में आप समझ जाओगे। टेंस पूरा समझने के बाद, अंग्रेजी का टेंस पूरा पढ़ने के बाद आपकी जो किताब है, आपको जो आंसर क्वेश्चन है अंग्रेजी में लिखे होते हैं, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ते हैं, इसका अर्थ क्या है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो शुरू से लेकर के आखिरी तक, तो उसके बाद आप अंग्रेजी के सारे आंसर क्वेश्चन को आप अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करके आप समझ भी पाओगे। इसी के साथ साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो टेंस सीखना चाह रहा है और दूसरे राज्य के, यूपी के है, बिहार के है, या फिर किसी भी बोर्ड से पढ़ रहा है या कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा है, तो आप लोग भी इसको देख सकते हो। पूरी की पूरी क्लास हम पूरा कॉन्सेप्ट शुरू से लेकर के आखिरी तक A to Z पूरा क्लियर करेंगे। इसी के साथ साथ पूरे के पूरे 12 टेंस आपको समझाऊंगा। इसी के साथ साथ आपको पेपर में डू अस डायरेक्ट में नेगेटिव बनाने के लिए आता है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बनाने के लिए आता है। तो पूरी आप लोग को यहाँ पर तैयारी होगी। आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक बिल्कुल बन जाइए। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना शुरू करते हैं टेंस। देखिए प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है टेंस। टेंस को हम कहते हैं काल। टेंस को हम क्या कहते हैं? काल। काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। समय जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है मुख्य रूप से समय 3 प्रकार का। सबसे पहला समय होता है आपका क्या? सबसे पहला समय होता है आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल। वर्तमान को हम कहते हैं अंग्रेजी में प्रेजेंट। प्रेजेंट। और काल को हम कहते हैं टेंस। टेंस यानी समय। अभी वर्तमान में आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप वर्तमान में भी जो काम कर रहे हो उसको हम बोलेंगे वर्तमान काल। वर्तमान को अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। अभी आप वर्तमान में जो काम कर रहे हो, आप जो कुछ भी अभी प्रेजेंट में कर रहे हो, प्रेजेंट वर्तमान, उसको हम बोलेंगे वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है आप लोग का भूतकाल। भूतकाल को अंग्रेजी में हम कहते हैं पास्ट टेंस। भूतकाल का मतलब होता है जो समय बीत चुका है। जैसे कि आपने कल जो काम किए, जो समय बीत चुका है। 1 साल पहले मैं फलानी जगह गया था, 1 साल पहले मैं आम खाता था, जो बीता हुआ समय है। मैं कल वहां गया था, मैं कल केदारनाथ गया था। ये जो आपका जो समय बीत चुका है, जो हमारा पास्ट होता है, जो समय बीत चुका है, उसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस या फिर भूतकाल। ऐसा समय जो कि बीत चुका है उसको हम बोलेंगे भूतकाल या फिर
पास्ट टेंस। काल सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्तमान काल जो प्रेजेंट में चल रहा है, एक होता है भूतकाल जो कि हमारा अतीत है, एक होता है भविष्य काल, तीसरा होता है आपका यहाँ पर भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य को हम कहते हैं फ्यूचर। फ्यूचर जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल पेपर में बैठूंगा, मैं कक्षा 10वीं में फर्स्ट आऊंगा, ये जो आपके भविष्य वाला है इसको हम बोलेंगे फ्यूचर। फ्यूचर काल यानी टेंस, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य की बात हो रही है। आपको याद रखना है समय 3 प्रकार का। पहला होता है वर्तमान का समय, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है ऐसा समय जो बीत चुका है, उसको हम बोलेंगे भूतकाल, भूतकाल को हम कहते हैं पास्ट टेंस। और तीसरा होता है जो घटनाएं भविष्य में होने वाली है, उसको हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य की घटना है, ठीक है ना। अब जो वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल को हम 4 प्रकार में बांटेंगे। वर्तमान काल के भी कितने प्रकार होंगे? 4 प्रकार होंगे। भूतकाल के भी 4 प्रकार होंगे और भविष्य काल के भी 4 प्रकार होंगे। वर्तमान काल के भी 4 प्रकार, भूतकाल के भी 4 प्रकार और भविष्य काल के भी 4 प्रकार। अब आप यहां पर देख सकते हो, इसको आपको लिखते हुए भी चलना है, लेकिन अभी आप समझ लीजिए। देखो टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर यानी भविष्य। तो प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल मतलब सामान्य, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। अगला होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब कि सामान्य भविष्य काल। इसी प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट बोले या सिंपल बोले, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। सिंपल ना लिख के हम यहां पर इंडेफिनिट लिख सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस को हम लिख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगला सिंपल फ्यूचर टेंस को हम लिख सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के ये पहला टाइप हो गया, ठीक है, ये पहला टाइप हो गया या, ठीक है ना। अभी पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आते जाएगा। अब कंटिन्यूअस, 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 कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम निरंतर किया जा रहा है। तो दूसरा टाइप होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस के प्रेजेंट, कंटिन्यूअस में भी प्रेजेंट होगा, कंटिन्यूअस में भी पास्ट होगा, कंटिन्यूअस में भी फ्यूचर होगा। अगला होता है प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्य काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और यहां पर भी देख सकते हो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अभी आपको समझ में नहीं आता हो, लेकिन आपसे वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। एक एक पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार आप देख सकते हो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का। पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के हो गए 4 टाइप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पास्ट टेंस भी होगा 4 प्रकार का। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट यानी भूतकाल, ये भी भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये भी भूतकाल और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी भूतकाल। ये होगा 4 प्रकार का, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अगला सिंपल फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये भी भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये भी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी 4 प्रकार का, 1, 2, 3 और ये हो गया 4। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हो हमें 12 टेंस सीखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
इस प्रकार यहाँ पर हमको पूरे 12 के 12 यहाँ पर हमें टेंस यानी यहाँ पर हमको काल हमको यहाँ पर सीखना है। आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसके बाद आप सबसे पहले कॉपी में इस वीडियो स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको भी नोट कर लीजिए। इसको भी नोट कर लीजिए। इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब सबसे पहला हमारा जो टेंस है, अब यहां से हम करेंगे शुभारंभ। सबसे पहला टेंस होता है हमारा सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों का एक ही नाम है। ठीक है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान, टेंस यानी होता है काल, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। इसकी जो पहचान होती है, आप पहचान कैसे करोगे? तो जिस किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आता है। अगर किसी वाक्य के अंत में ता है आया, ती है आया या ते है आया, ता है, ती है या ते है, जैसे कि मैं आम खाता, राम स्कूल जाता है, तो ये वर्तमान काल की बात होगी। इसकी पहचान होगी ता है, ती है, ते है। अब समझोगे इसका नियम क्या होता है। इसका जो नियम होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, नियम अभी आप सिर्फ समझो। यहां पर इसका जो नियम होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते कर्ता। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप आता है। वर्ब को हम हिंदी में कहते क्रिया। कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होता है, सब समझाऊंगा विस्तार में। फिर वर्ब में लगता है एस या ईएस, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा, मोहन घर जाता है। यहां पर मैंने वाक्य लिखा मोहन घर जाता है। कौन घर जाता है? मोहन घर जाता है। कौन घर जा रहा है? मोहन घर जाता है। मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा, मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा। तो समझोगे यहां पर सबसे पहले यहां पर लिखा है ता है। ता है, ता है आया, मतलब ता है पहचान किसकी होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की होती है। तो हम समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कोई ता है आया, मोहन घर जाता है आया मतलब वर्तमान काल की बात हो रही। अगर था आता, मोहन घर जाता था, तो भूतकाल की बात हो जाती कि जाता था। और मोहन घर जाएगा तो भविष्य काल की बात हो जाएगी। वो मोहन घर जाता है, ता है आया ना, मोहन घर जाता है, ता है आया। यहाँ पर ता है आया, इसका मतलब ता है आया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मोहन घर जाता है। अब यहाँ पर आप समझोगे क्या क्या चीज़ यहाँ पर क्या क्या होती है। देखो, सबसे पहले जिस किसी भी काम को किया जाता है उसे हम कहते क्रिया। जैसे कि यहाँ पर मोहन घर जाता है, तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? जानने का काम हो रहा है। जानने का काम हो रहा है मतलब कि यह है क्रिया। क्रिया आने होता है वर्ब, ये आपकी यहाँ पर वर्ब। चलना, मोहन चलता है, चलना, घूमना, दौड़ना, हगना, नहाना, धोना, मंजन करना, नहाना, पीना, जिस किसी भी कार्य को किया जाता है उसको हम बोलते क्रिया।
तो क्रिया की पहचान कर लोगे, यहाँ मोहन घर जाता है, यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, जाने का, तो जाना होगा यहाँ पर क्रिया। अब जो क्रिया को करता है उसे हम कहते कर्ता। जाने का काम कौन कर रहा है, जाने का काम कर रहा है मोहन। चलने का काम कौन कर रहा है, मोहन। तो जिस क्रिया को जो कोई भी करता है उसको हम कहेंगे कर्ता। जाने काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन हो जाएगा यहाँ पर हमारा कर्ता। कर्ता को हम अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। और कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है ना, तो घर हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। घर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कर्म। कर्म को हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक बार में सिखा दूंगा मैं ये कैसे बनेगा। मोहन घर जाता है, इसको अगर हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, मोहन घर जाता है, फिर नेगेटिव भी सीखेंगे, इंट्रोगेटिव भी सीखेंगे। अभी आप भी समझिए, मोहन घर जाता है, इसको अगर मुझे अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करना है तो इस नियम से बनेगा ये। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो मोहन घर जाता है में सब्जेक्ट क्या है, मोहन घर जाता में है सब्जेक्ट मोहन। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे तो सब्जेक्ट हो गया मोहन, तो यहाँ लिख लेंगे मोहन, MOHAN, मोहन हो गया, सब्जेक्ट लिख दिए। फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ यानी क्रिया, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, क्रिया, क्रिया यानी वर्ब। क्रिया यहाँ पर है जाना, और जाने को हम कहते हैं अंग्रेजी में गो। जाने को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गो। अब इसमें एस या ES लगेगा या नहीं लगेगा, ये कैसे पता करेंगे हम, तो समझोगे। अब मोहन के साथ एस लगाना है या ES लगाना है, फिर नहीं लगाना है, तो इसका नियम समझोगे, किसके साथ एस लगता है और किसके साथ नहीं लगता है, तो समझोगे। देखिए, सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन, इसके बाद होता है सेकेंड पर्सन, इसके बाद होता है थर्ड पर्सन। यहां पर होता है एक वचन, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, और यहां पर होता है बहुवचन। बहुवचन यानी होता है प्लूरल नंबर। अब फर्स्ट पर्सन मतलब कि पहला पुरुष का एक वचन, पहला पुरुष मतलब कि मैं, पहला पुरुष हो गया मैं को हम कहते आई। मैं घर जाता हूं तो मैं के लिए लगाएंगे यहाँ पर हम आई, यहाँ पर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना। अब मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, मैं का बहुवचन कर लेंगे तो वो हो जाएगा हम को हम कहते हैं अंग्रेजी में भी। आई को हम बोलेंगे मैं, और भी को हम अंग्रेजी में कहते हम घर जाते तो भी। सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो गया मैं, और मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो सेकेंड पर्सन हो जाएंगे तुम को हम अंग्रेजी में कहते यू को अंग्रेजी में हम कहेंगे तुम। और मैं अगर इसी का बहुवचन करेंगे तो तुम सब लोगों से मैं बात कर रहा हूं, तो तुम सब को भी हम बोलेंगे यू का मतलब भी होता है यहां पर तुम सब। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं किसी तीसरे व्यक्ति की मतलब थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं। मैं तुमसे तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो तीसरे व्यक्ति में कौन हो जाएगा, ही। लड़के के लिए ही का इस्तेमाल करते, वह घर जा रहा था, और लड़की के लिए शी का इस्तेमाल करेंगे, वह घर जा रही थी। और किसी वस्तु के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे कि इट इज़ ए पेन, यह एक पेन है। या फिर किसी का नाम मतलब मोहन, सोहन, राम, ये नाम हो गए है ना, किसी का नाम है ना। और इसी का बहुवचन क्या हो जाएगा, वे सब खेल रहे थे। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बोल रहा है कि वे सब खेल रहे थे थर्ड पर्सन से, तो यहां पर जाएगा आपका दे का मतलब होता है वे। तो आपको याद रखना है आई भी सब्जेक्ट है, मैं घर जाता हूं में सब्जेक्ट हो जाएगा आई, हम घर आई भी सब्जेक्ट है। आपको याद रखना सिर्फ ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ वर्ब में एस या ES लगेगा। आई के साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, एस या ES नहीं लगाना है। अगर यहां पर मोहन की जगह आई होता तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता। भी में भी सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यू में भी सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इस यू में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बस लगेगा।
दे में भी वर्ब का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ही सी इट नेम में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। ही सी इट नेम के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाना है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर लिखा है मोहन, और मोहन क्या है, मोहन क्या है, तो मोहन किसी का नाम है, और ही सी इट या किसी के नाम के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। तो मोहन किसी का नाम है तो वर्ब में एस या ईएस लगाया जाएगा। तो मोहन किसी का नाम है तो यहाँ वर्ब में एस या ईएस लगेगा। तो गो यहाँ पर वर्ब है तो यहाँ पर लग जाएगा ईएस। समझ में आया ईएस कहाँ लगेगा? हाँ, मोहन का हो गया मोहन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया गो, ईएस यहाँ पर लगा दी मैंने, हो गया गोश। अब लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी होता कर्म, कहाँ जा रहा है वो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक घर, घर जा रहा है तो घर को बोलेंगे यहाँ पर हम होम। और यदि कहीं पर हम जाते हैं तो टू लगाते, जाने के लिए टू लगाते हैं और आने के लिए फ्रॉम लगाते। अगर गो आ रहा है तो टू लगा दोगे, ऐसा ही है ना। तो मोहन गोस टू होम, मोहन गोस टू होम, मोहन घर जाता है को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे मोहन घर जाता है को अंग्रेजी में हम बोलेंगे मोहन गोस टू होम, और फुल स्टॉप। अब पेपर में आपको सेंटेंस दिया रहता है मोहन गोस टू होम, चेंज द सेंटेंस इनटू निगेटिव सेंटेंस। इसको अब निगेटिव बनाने के लिए आपको बोला जाता है। निगेटिव कैसे बनाओगे समझोगे। तो पेपर में आपको कई बार निगेटिव बनाने के लिए भी आता है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है इस सेंटेंस को आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है, निगेटिव में चेंज करना है। मोहन घर जाता है, निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसका नकारात्मक वाक्य हिंदी में होगा मोहन घर नहीं जाता, मतलब नोट का प्रयोग। तो नोट का इस्तेमाल कैसे करेंगे समझो। मोहन का हो जाएगा यहाँ पर मोहन, मोहन का यहाँ पर क्या हो जाएगा मोहन। यहाँ पर गोस लिखा है, अगर वर्ब में ई एस या ई एस लगा है, गो वर्ब है और यहाँ पर ई एस लगा है ना, अगर वर्ब में एस या ई एस लगा है तो डज बाहर निकलेगा। फिर से, वर्ब में अगर एस या ई एस लगा है तो क्या बाहर निकलेगा डज। मोहन का हो गया मोहन, और वर्ब में अगर एस या ई एस लगा है तो क्या बाहर निकलेगा डज। वर्ब में अगर एस या ई एस लगा है तो क्या बाहर निकलेगा डज बाहर निकलेगा। मोहन का हो गया मोहन, वर्ब में यहाँ पर एस या ई एस लगा है तो क्या बाहर निकलेगा यहाँ पर डज बाहर निकलेगा डज। फिर नेगेटिव बनाने के लिए डज के बाद लगा देंगे यहाँ पर हम नोट। फिर ईएस के लिए तो हमने यहाँ पर डज लगा दी है, तो अब सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचेगा, सिर्फ गो बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम गो। टू का हो जाएगा यहाँ पर टू, और होम का हो जाएगा यहाँ पर आपका होम, फुल स्टॉप। मोहन का हो गया मोहन, यहाँ पर वर्ब में ईएस लगा है तो वर्ब में अगर ईएस लगा है तो डज बाहर निकलेगा, और डज के बाद लगा देंगे नो। अब ईएस तो बाहर निकल गया, सिर्फ बचेगा यहाँ पर गो। टू होम का हो जाएगा टू होम। मोहन डज नॉट गो टू होम, मोहन घर नहीं जाता है। ये बन गया निगेटिव, ठीक है। अब इसी को पेपर में आपको आता है इंट्रोगेटिव बनाइए। इंट्रोगेटिव, चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाओगे। आपको पेपर में दिया रहेगा मोहन गोस टू होम, चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। इसका प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाओगे। अगर वर्ब में, वर्ब यहाँ पर गो है, वर्ब में अगर एस या ई एस लगा है, वर्ब में अगर एस या ई एस लगा है तो डज बाहर निकलेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डज बाहर। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर से हम क्या बाहर निकाल लेंगे डज। निकाल ली डज बाहर। वर्ब में एस या ई एस लगा, डज बाहर निकल गया। उसके बाद मोहन का हो जाएगा मोहन, गो का हो जाएगा गो, टू का टू, होम का होम, बाकी पूरा जैसे का वैसा। अगर वर्ब में एस या ई एस लगा है तो यहाँ से हम डज बाहर निकाल लेंगे। फिर मोहन का हो जाएगा यहाँ पर मोहन, मोहन का हो जाएगा यहाँ पर मोहन, एम ओ एच ए एन, मोहन को जाएगा यहाँ पर मोहन, डज मोहन। एस ई एस लगा, डज बाहर निकाल ली, मोहन मोहन लिख दिए। फिर गो
ईएस तो बाहर निकल गया डस के साथ। अब बचेगा गो टू होम, जैसे का बेसा उतार देना है। गो टू होम जैसे का बेसा, गो टू होम। और ये प्रश्नवाचक वाक्य, तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना, नहीं तो नंबर नहीं मिलने वाले, आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको हम हिंदी में बोलेंगे, क्या मोहन घर जाता है? इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? क्या मोहन घर जाता है। ये बन गया आपका, है ना। अब एक एग्जाम्पल और लूंगा मैं दूसरा, ताकि आपकी और हाथ साफ हो सके। तुम क्रिकेट खेलते हो। ते हो, ती है, ता है, ती है, ते है, मतलब कि यहां पर वर्तमान काल की बात हो रही है। और ते है से पहचान जाओगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इससे पहचान जाओगे कि टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आएगा यहां पर आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? तुम। सब्जेक्ट यहां पर है तुम। तुमको अंग्रेजी में कहते हैं यू। अब वर्ब यानी क्रिया, तो कौन सी क्रिया हो रही है यहां पर? कौन सा काम हो रहा है? तुम क्रिकेट खेलते हो, यहां पर खेलने का काम हो रहा है, तो यहां पर क्रिया हो जाएगी खेलना। खेलने को अंग्रेजी में हम कहते हैं प्ले। तो प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया यहां पर वर्ब, खेल हो गया यहां पर वर्ब, खेलना हो गया यहां पर वर्ब, और वर्ब खेलने को हम कहते हैं प्ले। तो यहां पर हो गया आपका प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले। अब एस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा? तो यू के साथ एस या ईएस लगता है कि नहीं लगता है? तो मैंने ऊपर आपको लिखवा चुका हूं, आप देख सकते हो। यू के साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, एस या ईएस नहीं लगेगा। ही के साथ एस या ईएस लगाते हैं हम, सी के साथ भी लगाते हैं, इट के साथ भी, नाम के साथ भी। लेकिन यू के साथ वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, एस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो यहां पर देख सकते हो यू है यहां पर, तो यहां पर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि अभी बताया नहीं लगता, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है ना। यू प्ले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मतलब कि क्या खेल रहा है, कौन सा काम कर रहा है? तो क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है, तो जाएगा यहां पर यू प्ले क्रिकेट, CRICKET, और फुल स्टॉप। ठीक है ना, यू प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, यू प्ले यहां पर क्या हो जाएगा आपका? क्रिकेट। ये हो जाएगा यहां पर आपका यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है, अब समझो, है ना। अब इसको अगर निगेटिव बनाना है, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, तो यू का हो जाएगा यहां पर आपका यू। प्ले क्या है? प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता तो निगेटिव बनाने के लिए, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम डस बाहर निकालते, लेकिन यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगा है। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगा है तो यहां से सिर्फ और सिर्फ डू बाहर निकलेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बस है तो डू बाहर निकलेगा। डज कब बाहर निकलता? अगर यहां पर एस लगा होता तो डज बाहर निकलता। यहां पर एस नहीं लगा है, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो डू बाहर निकलेगा। और डू के बाद लगा देंगे यहां पर हम नॉट। प्ले का हो जाएगा प्ले, और क्रिकेट का हो जाएगा क्रिकेट। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। अब अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो कैसे बनाओगे? यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू बाहर निकालेंगे। अगर एस लगा होता तो डज बाहर निकलता। डज क्यों निकाला? क्योंकि यहां पर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो डू बाहर निकल गया। यू का हो जाएगा यहां पर आपका यू, और प्ले का हो जाएगा यहां पर आपका प्ले,
और क्रिकेट का हो जाएगा यहाँ पर आपका क्रिकेट। और प्रश्नवाचक वाक्य में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको हिंदी में बोलेंगे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, इसको हिंदी बोलेंगे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब पेपर में कई बार आता है निगेटिव भी बनाइए प्लस इंट्रोगेटिव भी बनाइए, नकारात्मक भी होना चाहिए, नहीं वाला भी, नोट का भी इस्तेमाल करना है और प्रश्नवाचक भी वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाओगे, तो इंट्रोगेटिव में निगेटिव जोड़ दो, डू का हो जाएगा यहाँ पर आपका डू, यू का हो जाएगा यहाँ पर आपका यू, यू के बाद लगा दो नोट, और प्ले का हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है ना, प्ले का हो जाएगा प्ले, और क्रिकेट का हो जाएगा यहाँ पर आपका क्रिकेट और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, ये बन गया इसका अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है, ये बन गया इसका अंग्रेजी अनुवाद। तो इसको आप कॉपी में नोट करने के साथ साथ इसको साथ साथ आप लोग को किसी भी प्रकार के 5 वाक्य सोच करके बनाना, जैसे कि मेरा नाम है अमन, अमन आम खाता है, इसको बनाओगे आप अंग्रेजी में, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव। दूसरा, मैं स्कूल जाता हूँ, इसको बनाओगे आप। तीसरा, तुम पानी पीते हो, इसको भी आप बनाओगे। ये यहाँ पर आपका काम, इतना काम आपको यहाँ पर करना है, इतना बनाना है। तो हमने यहाँ पर अभी एक टेंस यहाँ पर हमने भी ख़त्म कर दी, इसको आप अभी पूरा उतारोगे, ठीक है, नोट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, है ना। अब हम आते हैं अगले टेंस पर, अब हम आएंगे अगले टेंस पर। अगला टेंस यहाँ पर हमारा क्या होता है आप समझोगे, है ना। दूसरा जो हमारा टेंस होता है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूतकाल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट यानी भूतकाल, पास्ट यानी भूतकाल, ऐसा समय जो बीत चुका है, ऐसा समय जो बीत चुका है उसको हम बोलेंगे भूतकाल, उसको हम क्या बोलेंगे भूतकाल। जो समय बीत चुका उसको हम बोलेंगे भूतकाल। इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में अगर आया ता था, ता थी या ते थे, वाक्य के अंत में अगर ता था, ता थी, ते थे आया, तो हम बोलेंगे कि था मतलब भूतकाल की बात हो रही। था से पहचान करेंगे कि भूतकाल की यहाँ पर बात हो रही है ना। इसका नियम क्या होता है, इसके नियम में सबसे पहले आता है यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ गया यहाँ पर आपका वर्ब का दूसरा रूप, सेकेंड फॉर्म। हर वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, तो सेकेंड फॉर्म, और तीसरा आएगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और लास्ट में आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मोहन घर जाता था। अगर मैं बोलता मोहन घर जाता है तो प्रेजेंट टेंस हो जाता। मैंने बोला मोहन घर जाता था, जाता था, जाता था मतलब कि भूतकाल की बात हो रही है। जाता था समय बीत गया, था मतलब पुराने ज़माने की बात हो रही है। मोहन घर जाता था, अब नहीं जाता, जाता था, भूतकाल की बात हो रही है। तो इससे ता था से हम पहचान जाएंगे कि भैया भूतकाल की बात हो रही है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर है मोहन, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन, तो लिख दूंगा मैं MOHAN मोहन। यहाँ पर वर्ब यहाँ पर जाना, वर्ब यहाँ पर क्या है जाना। जाना को हम कहते हैं अंग्रेजी में गो।
जाना, वर्ब यहां पर कौन सी, जाना। देखो वर्ब यहां पर कौन सी है, वर्ब यहां पर है आपकी जाना। जाने को हम कहते हैं अंग्रेजी में गो। गो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है गो। गो यानी होता है जाना। अब गो का जो सेकेंड फॉर्म होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बेंट। बेंट को बोलेंगे हम गया। गो के 3 रूप है, पहला है फर्स्ट फॉर्म गो यानी जाना, सेकेंड बेंट, बेंट मतलब गया, और गो का तीसरा रूप हो जाएगा गोन, GON, गोन। गोन मतलब जा चुका। ये होते किसी वर्ब के 3 रूप। पहला होता है गो यानी जाना, दूसरा बेंट यानी गया, और तीसरा गोन यानी जा चुका। तो यहाँ वर्ब का सेकेंड रूप आएगा, मतलब यहाँ पर गो को गो नहीं लिखेंगे। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता तो गो लिखते हैं, यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है बेंट, बेंट। तो वर्ब का सेकेंड रूप हो जाएगा यहाँ पर आपका बेंट। और कहाँ जा रहा है, घर। घर मतलब होम, HOME, होम। और कहीं पर जाते हैं तो हम टू लगाते हैं। तो मोहन बेंट टू होम। तो ये बन गया आपके यहाँ पर अंग्रेजी में ट्रांसलेट, मोहन बेंट टू होम। अब अगर अब हमें इसको निगेटिव बनाना है तो समझोगे, इसको हम निगेटिव कैसे बनाएंगे। इसको निगेटिव बनाने का तरीका, मोहन, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, मोहन का हो जाएगा मोहन। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया है, जैसे कि वर्ब में अगर एस या ईएस लगा है तो डस बाहर निकालेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू बाहर निकालेंगे। मगर यदि वर्ब का दूसरा रूप दिया है तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म से हमेशा डिड बाहर निकलता है। याद कर लोगे, रट लोगे, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और वर्ब के सेकेंड फॉर्म से हमेशा डिड बाहर निकलता है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म से क्या बाहर निकलता है, डिड बाहर निकलता है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म से हम क्या बाहर निकालेंगे, डिड। और डिड के बाद लगा देंगे यहां पर हम नोट, तब बनेगा निगेटिव। अब वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म था वो तो डिड के रूप में बाहर निकल गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म डिड के रूप में बाहर निकल गया, तो यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ गो बचेगा। अरे वर्ब का सेकेंड फॉर्म डिड बाहर निकल गया, नोट भी लगा दिए, अब वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म बचेगा गो। और टू का हो जाएगा यहाँ पर आपका टू, और होम का हो जाएगा यहाँ पर आपका होम, और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये बन गया आपका निगेटिव, ये बन गया आपका निगेटिव। अब बनाएंगे यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव वाक्य का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव वाक्य का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर देखोगे बेंट लिखा है, बेंट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म से डिड बाहर निकलेगा, तो डिड को बाहर निकाल के हमने लिख ली सामने। वर्ब के सेकेंड फॉर्म से क्या बाहर निकलेगा, डिड बाहर निकलेगा, तो डिड को बाहर निकाल के लिख लिया हमने सामने। डिड को बाहर निकाल के हमने कहां लिख लिया, सामने। मोहन का हो जाएगा मोहन, वर्ब के सेकेंड फॉर्म से डिड बाहर निकल के सामने आ गया, मोहन का हो जाएगा मोहन। अब वर्ब के सेकेंड फॉर्म से डिड बाहर निकल गया, बचेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। टू का हो जाएगा टू, और होम का हो जाएगा यहां पर आपका होम। और प्रश्नवाचक वाक्य की लास्ट में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको होगा क्या मोहन घर जाता था, ये बनेगा इसका प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव। अब पेपर में कई बार जाता है निगेटिव भी होना और प्लस इंट्रोगेटिव भी होना। तो डिड का हो जाएगा यहाँ पर आपका डिड, मोहन का हो जाएगा यहाँ पर आपका मोहन, और सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नोट, मोहन नोट। गो का हो जाएगा गो, और टू का हो जाएगा टू, और होम का हो जाएगा यहाँ पर आपका होम, और लास्ट में लगा देंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या मोहन घर नहीं जाता था। अब एक वाक्य यहां पर हम और बनाएंगे, मैं आम खाता था। एक सेंटेंस और, मैं आम खाता था।
ता था आया यहाँ पर, तो ता था से हम पहचान जाएंगे कि भैया ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ता था से हम पहचान जाएंगे। तो इसका नियम क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं को हम अंग्रेजी में कहते आई। वर्ब यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो खाने को हम कहते हैं ईट। ईट होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट। ये होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ईटन ये होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ईट यानी होता है खाना, और एट यानी होता है खाया, और ईटन यानी हो जाएगा आपका खा चुका, खा चुका। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट। वर्ब यहाँ पर खाना है मतलब ईट है, और ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, तो यहाँ जाएगा यहाँ पर आपका एट। एट वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है एट। और ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो आम को हम अंग्रेजी में कहते हैं मैंगो। ये हो गया आपका मैंगो। आई एट मैंगो मतलब मैं आम खाता था। अब अगर इसको निगेटिव बनाना मतलब नकारात्मक बनाना है, तो आई का हो जाएगा आई। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म से क्या बाहर निकलेगा, डिड बाहर निकलेगा। इसके बाद लगा देंगे यहाँ पर हम नोट, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो बाहर निकल गया डिड के रूप में, तो अब यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचेगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचेगा यहाँ पर आपका ईट, EAT ईट। और मैंगो का हो जाएगा यहाँ पर आपका मैंगो, प्रश्नवाचक वो फुल स्टॉप। आई का आई, वर्ब के सेकंड फॉर्म से डिड बाहर निकल गया, लगा देंगे नोट, और सेकंड फॉर्म तो बाहर निकल गया, वहाँ बचेगा ईट, और मैंगो का हो गया मैंगो। आई डिड नॉट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता था। अब इसको अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बाकी कैसे बनाओगे आप इसका समझोगे। वर्ब के सेकंड फॉर्म से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब के सेकंड फॉर्म से यहाँ पर डिड बाहर निकलेगा, DID डिड। वर्ब के सेकंड फॉर्म से डिड बाहर निकल गया, आई का हो जाएगा यहाँ पर आपका आई। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म तो बाहर निकल गया, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचेगा यहाँ पर आपका ईट, और मैंगो का हो जाएगा यहाँ पर आपका मैंगो। और प्रश्नवाचक भाग इंट्रोगेटिव में लास्ट में लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह। डिड आई ईट मैंगो, क्या मैं आम खाता था। अब पेपर में आ गया, इसको निगेटिव भी बनाइए प्लस इंट्रोगेटिव भी बनाइए। तो डिड का हो जाएगा यहाँ पर आपका डिड, आई का हो जाएगा आई। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे यहाँ पर हम नॉट, और ईट का हो जाएगा यहाँ पर आपका ईट, और मैंगो हो जाएगा यहाँ पर आपका मैंगो, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या मैं आम खाता था। ये बन गया। अब इसी कुछ यहाँ पर प्रकार वगैरह भी देख लोगे आप, जैसे अब इसको आप ट्रांसलेट करोगे, तुम पानी पीते थे। दूसरा, हम स्कूल जाते थे। ते थे ता थे, नहीं जाते हैं, नहीं जाते थे, जाते थे। इस प्रकार से कम 5 वाक्य आप और प्रैक्टिस करोगे, उसको निगेटिव भी बनाओगे इंट्रोगेटिव भी बनाओगे, तो आपकी यहाँ पर क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। अब तीसरा देखोगे आप यहाँ पर, तीसरा क्या होता है समझोगे। तीसरा लास्ट, सिंपल का लास्ट है ना। तीसरा होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, या इसी का दूसरा नाम होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल।
जैसे कि मोहन घर जाएगा, भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर। तो जब कभी भी हम भविष्य में होने वाले वाक्य को बोलते हैं, तो मैं स्कूल जाऊंगा मतलब बाद में, अभी नहीं जा रहा हूँ ना, जाऊंगा मतलब भविष्य की बात कर रहा हूँ मैं। तुम घर जाओगे, तुम आम खाओगे, तो जहाँ पर गा, गे और गी आता है, वह घर जाएगी। जहाँ पर गा, गे, गी आता है तो उसको हम बोलेंगे भविष्य की बात हो रही, फ्यूचर की बात हो रही है। तो उसका नियम क्या होता है? इसके नियम में आप देखोगे, सबसे पहले इसका जो नियम होता है उसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अब यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड होगी, फ्यूचर टेंस में आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। फ्यूचर टेंस की दो सहायक क्रिया होती है, याद रखोगे, एक होती है शाल और दूसरी होती है बिल, हेल्पिंग वर्ब। फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आएगा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब शाल या बिल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब शाल किसके साथ लगेगा और बिल किसके साथ लगेगा ये समझोगे। तो आई के साथ लगेगा शाल और भी के साथ लगेगा शाल। आई के साथ भी शाल लगेगा और भी के साथ भी शाल लगेगा, और सब के साथ फिर लगाना है बिल। यू के साथ भी लगेगा आपका बिल, यू के साथ भी लगेगा बिल, ही, शी, इट या किसी का नाम के साथ भी लगेगा बिल, और दे के साथ भी लगेगा बिल। सिर्फ आई अगर आया तो शाल लगाना है, और भी आया तो शाल लगाना है। और आई और भी को छोड़ के अगर कुछ भी आया, यू आया तो भी बिल लगाना है, यू आया तो भी बिल लगाना है, ही आया तो भी बिल, शी आया तो बिल, किसी का नाम आया तो भी बिल, दे आया तो भी बिल। चलिए अब प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे कि वह खाना पकाएगी। वह खाना पकाएगी। वह खाना पकाएगा बोलते तो लड़का पकाने वाला है, और वह खाना पकाएगी मतलब लड़की की बात हो रही है। और लड़की के लिए अगर हम वह का इस्तेमाल करते तो उसको हम बोलेंगे शी, और वह खाना पकाएगा आता तो लड़के के लिए हम यहाँ पर ही का इस्तेमाल करते। वह खाना पकाएगी मतलब कि लड़की की बात हो रही है। तो पकाएगी मतलब कि भविष्य की बात हो रही है। गा, गे, गी, गी आया, गी आया, गा, गे, गी, गी आया मतलब, गी आया मतलब, तो गा, गे, गी आया ना, गी, वह खाना पकाएगी। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान बताया था मैंने आप लोग को, पहचान होती है गा या गे या गी। तो वह खाना पकाएगी, गी आया मतलब भविष्य, फ्यूचर की बात हो रही है। तो स्ट्रक्चर नियम में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद आती है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आते तो यहाँ पर शाल लगेगी या विल लगेगी, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर वह, तो वह के लिए ही भी आता है और शी भी आता है। लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी। तो वह खाना पकाएगी, पकाएगी मतलब लड़की की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका शी, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका शी। शी के साथ क्या लगेगा? तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप शाल लगेगा, बिल लगेगा। तो ही, शी, इट नेम के साथ बिल लगेगा। शी के साथ क्या लगाना है? बिल लगाना है। सब्जेक्ट अगर शी है तो क्या लगेगा यहाँ पर? बिल। तो यहाँ पर हम लगाएंगे शी के साथ बिल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शी बिल। कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर? वह खाना पकाएगी, पकाने का काम हो रहा है। पकाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पकाने, यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब यहाँ पर है पकाना। और पकाने को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? पकाने को अंग्रेजी में हम कहते हैं कुक।
COO कुक, पकाने को हम अंग्रेजी में कहते हैं कुक। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या पकाएगी, खाना, खाना पकाएगी मतलब खाने को हम अंग्रेजी में कहते हैं फूड, FOOD फूड। सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका वह, वह यानी शी, और शी के साथ क्या लगेगा, आप देख सकते हो शी के साथ लगेगा बिल, शी के साथ क्या लगेगा बिल, तो शी के साथ लग जाएगा बिल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है पकाना, पकाने को हम कहते हैं कुक, और ऑब्जेक्ट क्या पका रहे हैं, खाना, खाना मतलब फूड। अब निगेटिव कैसे बनाओगे इसको, समझोगे निगेटिव बनाने का तरीका। निगेटिव बनाने के लिए जहाँ कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब दी होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, निगेटिव बन जाता है। शी का, इसमें डू डिड डज कुछ बाहर नहीं निकालना ना। हेल्पिंग वर्ब अगर दी है, शाल विल हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब शाल या बिल अगर दिया है उसके बाद नोट लगा दो तो निगेटिव बन जाएगा। शी का हो जाएगा यहाँ पर आपका शी, विल का हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बिल है, बिल के बाद लगा देंगे नोट, ये बन गया निगेटिव। कुक का हो जाएगा कुक, और फूड का हो जाएगा यहाँ पर आपका फूड। वह खाना नहीं पकाएगी, वह खाना नहीं पकाएगी। अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बिल है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बिल है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, विल है, तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के लिख देंगे सामने, ये लिख दिया मैंने बिल। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बिल है, तो हेल्पिंग वर्ब बिल को उठाकर मैंने लिख दिया यहाँ पर सामने बिल। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बिल है, तो बिल को उठा के लिख दिया मैंने सामने बिल। शी का हो जाएगा यहाँ पर आपका शी, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने लिख दो, बाकी पूरा वाक्य जैसे का वैसा उतार दो तो बन जाएगा प्रश्नवाचक। बिल को उठा के सामने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब को, शी का हो गया शी, कुक का हो गया कुक, और फूड का हो जाएगा यहाँ पर आपका फूड, और लास्ट में लगा देंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह, बिल, शी, कुक, फूड। क्या वह खाना पकाएगी, इसका हो जाएगा हिंदी में ट्रांसलेट, क्या वह खाना पकाएगी। अब पेपर में आपको आया निगेटिव भी बनाइए प्लस इंट्रोगेटिव भी बनाइए, तो कैसे बनाओगे, बिल, इंट्रोगेटिव में निगेटिव जोड़ दो, बिल का हो जाएगा बिल, शी का हो जाएगा यहाँ पर आपका शी, इसके बाद लगा देंगे यहाँ पर हम नोट, कुक का हो जाएगा कुक, और फूड का हो जाएगा फूड, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह खाना नहीं पकाएगी, ये बन गया निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, क्या वह खाना नहीं पकाएगी। ठीक है, अब मैंने एक वाक्य लिखा, मान लो एक वाक्य की और प्रैक्टिस करने के लिए, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा मतलब भविष्यकाल की बात हो रही है। मैं घर जाऊंगा मतलब भविष्यकाल की बात हो रही है, आप पहचान जाओगे, मैं घर जाऊंगा, है ना। तो भविष्यकाल मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो उसका नियम क्या होता है, सबसे पहले आएगा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ लगेगी फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है शाल या बिल, फिर वर्ब का लगेगा आपका फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आपका आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया मैं को अंग्रेजी में कहते हैं हम आई, मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई, आई के साथ साल लगता है कि बिल लगता है, मैंने ऊपर लिखवाया हूँ। आई के साथ क्या लगता है आप देख सकते हो, आई के साथ हमेशा शाल लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, शाल लगेगा। तो आई के साथ यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आई के साथ यहाँ पर लगाएंगे हम शाल, SHALL शाल। सब्जेक्ट हो गया मैं, आई के साथ लग जाएगा शाल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैं घर जाऊंगा, वर्ब कौन सी है, जाने, जाऊंगा मतलब जाने की वर्ब है, जाने को कहते हैं अंग्रेजी में गो, और गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो। और ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, घर मतलब होम, HOME होम। आई शाल गो, और गो के साथ टू लगाया जाता है, आई शाल गो टू होम, मैं घर जाऊंगा। अब इसको निगेटिव बनाना है, निगेटिव बनाना बहुत आसान है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो तो निगेटिव बन जाता है। आई का हो जाएगा आई, शाल का हो गया शाल, हेल्पिंग वर्ब शाल हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई शाल,
हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया यहाँ पर शाल, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे नोट, आई शाल नोट। गो का हो जाएगा यहाँ पर आपका गो, टू का हो जाएगा टू, और होम का हो जाएगा यहाँ पर आपका होम। आई का आई, शाल का शाल, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दिए नोट, गो का हो गया गो, टू का हो गया टू, और होम का हो गया होम, और फुल स्टॉप। इसको बनाना अगर इंट्रोगेटिव, निगेटिव मतलब मैं घर नहीं जाऊँगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सामने लिख दो। शाल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, शाल को उठा के लिख दिया मैंने सामने, SHALL शाल। बाकी पूरा जैसे का वैसा, आई गो टू होम जैसे का वैसा, आई गो टू होम, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बन क्या मैं घर जाऊंगा, क्या मैं घर जाऊंगा, ये समझा दिया मैंने आप लोग को। इसके बाद आप लोग को कम से कम 5 वाक्य अपने हिसाब से बनाना है फ्यूचर टेंस के, जिसमें गा गे गी लास्ट में आए, और उसको आपको ट्रांसलेट करना है, तो ही आपसे ये बनेगा, अन्यथा आपसे ये नहीं बनने वाला।